Hello everyone, welcome to a class of issue of debentures of S5 BCom 4th semester. This is our new topic and 4th semester we are going to begin from here. इसके अंदर redemption of debenture भी है, redemption of share भी है, company final account भी है, profit prior to incorporation भी है. आज हम issue of debenture करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं आज हम लोग. फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे एंड इट गोज ऑन. सो लेट्स बिगिन विद द इशू ऑफ डिबेंचर. इंट्रोडक्शन पार्ट में है, इन एडिशन टू द फंड रेज बाय इशू ऑफ डिबेंचर कंपनीज हैव टू बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. अ कॉर्पोरेट लोन मे बी डिवाइडेड इनटू मेनी यूनिट कॉल्ड डिबेंचर्स. तो सिंपल वर्ड में है कि कंपनी को अगर एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ती है तो इन द फॉर्म ऑफ लोन यानी डिबेंचर के फॉर्म में वो पब्लिक से पैसा बोरो करते हैं. और डिबेंचर कैन बी इशूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने भी नंबर को आप इशू कर सकते हैं. अ पर्सन हु परचेज अ डिबेंचर इज कॉल्ड एज अ डिबेंचर होल्डर. जो खरीदेगा उस बंदे को हम क्या कहेंगे? डिबेंचर होल्डर. अ कंपनी इशू अ डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर इट्स सील एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लोन. तो एक कॉमन सर्टिफिकेट होता है, सील फॉर्म में होता है, तो वो सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है. यानी ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी लोन ले रही है पब्लिक से. इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच क्रिएट और एक्नॉलेज अ डेट. यानी डॉक्यूमेंट है जो लोन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इशू अंडर सील ऑफ अ कंपनी. एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें सील वगैरह होती है कंपनी की. इट इज़ यूजुअली शो द अमाउंट एंड डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ अ लोन. तो उस सर्टिफिकेट में डिटेल होता है कि भाई कितना अमाउंट का लोन है, कब लिया गया है, कब रीपेमेंट होगा. तो सारे डिटेल होते हैं उस डॉक्यूमेंट में, सर्टिफिकेट के अंदर. इट शोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल. इंपॉर्टेंट है, लोन है, डिबेंचर लोन है, यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट तो कंपलसरी है ही है. तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी देने वाली है डिबेंचर होल्डर को, वो स्पेसिफाइड होता है उस सर्टिफिकेट के अंदर. नॉर्मली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी. यानी एक तरह का सिक्योर्ड यानी गिरवी, मॉर्टगेज जिसे हम कहते हैं. तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो पब्लिक को सिक्योरिटी क्या चाहिए, तो वो कंपनी के तरफ से वो अपने एसेट्स बताती हैं कि भाई ये एसेट्स गिरवी है. एक तरह से अगर कंपनी डूब जाती है तो आप एसेट्स बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं. तो ये इसलिए सिक्योर्ड होता है ये डिबेंचर, एक तरह का लोन हमारा. अब कुछ डिबेंचर्स के टाइप देख लेते हैं बच्चों. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में 3 टाइप्स है बच्चों. ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन रहेगा. तो सिक्योरिटी बेसिस पे क्या है? सिक्योर डिबेंचर्स होंगे और अनसिक्योर डिबेंचर्स होंगे. सिक्योर डिबेंचर में फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स चार्ज में ये होता है कि भाई कंपनी एक फिक्स अमाउंट एसेट्स जो होता है हमारा फिक्स एसेट्स होता है, उसी के ऊपर गिरवी करके वो लोन लेती हैं, तो वो फिक्स चार्ज सिक्योर डिबेंचर बन जाता है. फ्लोटिंग एसेट्स के ऊपर होता है, यानी करंट एसेट्स के ऊपर होता है. जैसे डेटर वगैरह है हमारा, तो वो फ्लोटिंग सिक्योर डिबेंचर है, वो करंट एसेट्स के ऊपर होता है. सिंपल वर्ड में 2 वर्ड याद रखें, ये फिक्स एसेट्स के ऊपर होगा और ये करंट एसेट्स के ऊपर होगा. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मींस यहाँ पे कोई फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट में कोई डिबेंचर इशू नहीं किया जाता है. अगर कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप हो जाता है कंपनी का, और अगर गलती से कंपनी सॉल्वेंट है तो ही पेमेंट करेगी, और गलती से अगर कंपनी सॉल्वेंट नहीं है यानी उनके पास पैसा उतना नहीं है तो आपको पेमेंट मिलने वाला नहीं है. तो इसे हम नेकेड डिबेंचर्स भी कहते हैं, इसको याद रखना. और ऊपर वाला जो है वो मॉर्टगेज डिबेंचर होता है, यानी आप गिरवी रख के एसेट्स गिरवी रख के आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो इसे मॉर्टगेज डिबेंचर भी कहते हैं. और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को नेकेड डिबेंचर या सिंपल डिबेंचर्स कहते हैं, जिसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है. अगर पैसा है तो कंपनी के पास तो आपको पैसा रिटर्न मिलेगा, और अगर कंपनी सॉल्वेंट नहीं है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो आपको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है. ट्रांसफरेबिलिटी में 2 पार्ट है बच्चों. एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होता है बेरर डिबेंचर्स. रजिस्टर्ड डिबेंचर यानी कंपनी रजिस्टर्ड होती है. बेरर डिबेंचर
बैरर डिबेंचर रजिस्टर नहीं होता है, बस सिंपल वे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन में रिडीमेबल डिबेंचर होता है और इरेडीमेबल डिबेंचर होता है। रिडीमेबल डिबेंचर सिंपली वर्ड है कि इसको रीपेमेंट किया जाएगा, और इरेडीमेबल डिबेंचर दे आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप और लिक्विडेट। यानी इरेडीमेबल कब होगा, रिटर्न पैसा कब होगा डिबेंचर्स को, जब कंपनी बंद होगी तब। और रिडीमेबल तो कभी भी डिबेंचर होल्डर चाहे तो वो उसको रिडीम कर सकता है, यानी अपना पैसा रिटर्न ले सकता है। अब थियरी में आगे चलते हैं बच्चों। बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, नॉर्मल जो हमने 12th स्टैंडर्ड में भी किया था, ये इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर वही सेम पार्ट है। डिबेंचर इशू होता है तो एप्लीकेशन आता है, फिर आप अलॉट करते हो, फिर कॉल्स होते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। तो उसकी कुछ बेसिक एंट्री, जनरल एंट्री, उसको जानना ज़रूरी है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको डिबेंचर एप्लीकेशन मनी आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। परसेंटेज हमेशा याद रखें, आपको क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज आएगा, 5%, 10%, वॉट एवर, वो परसेंटेज आपको यहाँ लिखना है। नरेशन भी लिखना ज़रूरी है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और हर पार्ट के यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, हर एक के 2-2 एंट्री होती है। 12th स्टैंडर्ड में बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे भी 2 पार्ट है, क्योंकि पहले एप्लीकेशन आता है, फिर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑन ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर्स, अब हमारा डिबेंचर यानी एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाएगा। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसको भी याद रखें। बैलेंस शीट के अंदर ये लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, यानी ये अब आपकी लाइबिलिटी है। पहले एप्लीकेशन आ रहा है, फिर इसके बाद लाइबिलिटी बनती है बच्चों। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार मार्किंग किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एप्लीकेशन आपको एक्सेस आ जाता है। जैसे आपने 10,000 शेयर इशू किया तो आपका एप्लीकेशन 11,000 शेयर का आ गया। तो इन दैट केस अगर एक्सेस होता है तो आपको 2 एंट्री और एक्स्ट्रा आती है, उसको रिफंड और हम लोग एडजस्ट बोलते हैं। अगर आप रिफंड करोगे तो आप टू बैंक लिखोगे, अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट लिखोगे। स्टार मार्किंग है, अगर एक्सेस है तो ही ये एंट्री आएगी, वरना डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। और इसको शॉर्टकट करना है तो देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट और डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, ये कट कर सकते हैं, तो आपको मेन एंट्री बन जाए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन इसका भी लिखना जरूरी है। ट्रांसफर वर्ड डालना, इसको याद रखें। पहले में एप्लीकेशन मनी रिसीव था, दूसरे में एप्लीकेशन ट्रांसफर टू योर डिबेंचर, यानी एक्चुअल लाइबिलिटी की तरफ ये ट्रांसफर हो रहा है आपका। फिर आपका अलॉटमेंट, इसकी भी 2 एंट्री पास करनी है आपको। पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, यानी इन्फॉर्म किया जाता है डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, नरेशन लिखे। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद फिर आपको अलॉटमेंट पैसा मिलता है, पैसा मिल रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे स्टार मार्किंग किया है बिकॉज ऑफ दिस स्टार मार्किंग। अगर ये एक्सेस में यहाँ एंट्री आती है तो इसका इफेक्ट ये वाले एडजस्टमेंट में पड़ता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। आपको सम के दौरान देखेंगे तो एंट्रियां याद रखें आप यहाँ पे। फिर बात करते हैं कॉल्स की। कॉल्स के अंदर भी 2 एंट्री हैं। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होता है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, और फिर इसके बाद आपको ये पैसा मिलता है, मनी रिसीव्ड, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। और अगर फर्स्ट कॉल के बाद कभी फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल ऐसा आया तो आपका एंट्री सेम ही रहेगी, आपकी फाइनल कॉल की भी एंट्री। जो हमने अभी फर्स्ट कॉल की एंट्री पास की, सिर्फ फर्स्ट कॉल की जगह पे आपको फाइनल कॉल लिखना होता है। यानी ज़्यादा डीप में तो नहीं है इसके अंदर, आपको ये ऊपर की तो 4 एंट्री याद करनी है, इसको अच्छे से याद करें। और हो सके तो प्लीज़ इसको लिख के रखें, क्योंकि हम थियरी पार्ट कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल सम पे जाएंगे तो ये सारी जनरल एंट्री हमें यूज़ होगी। थियरी भी याद रखें उसको। अब आगे चलते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर अंडर सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो डिबेंचर इशू कैसे होगा? पहला तो इशू ऑफ डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट। आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल शेयर्स के अंदर, अगर ऑप्शन इनिशियली दिया होगा तो, वरना नहीं। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होती है बच्चों, उसको याद रखें। इशू ऑफ डिबेंचर्स सिक्योर डिबेंचर्स, ये रूल नंबर 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014 है। आप इशू कर सकते नहीं कर सकते, इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ DRR, यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके प्रॉफिट के अंदर से हम इसको सेव करते हैं, और इसको सिर्फ DRR में ही यूज़ कर सकते हो, इसको और कहीं भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रिजर्व को इसको याद रखें।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेशन ऑन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर इन्विटेशन टू द पब्लिक। तो ये अपने मनमानी काम नहीं कर सकते, इशू कैसा भी करना है, उसके बाद कंपनी के कोई लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। फिर सिक्स पॉइंट है डिबेंचर ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स होल्डर। तो ये अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि कोई अगर झगड़ा वगैरह हो डिबेंचर्स होल्डर का या कंपनी का, तो ये ट्रस्टी जो अपॉइंट किए जाते हैं तो दे विल सॉल्व द ग्रीवेंस वगैरह जो भी होगा, तो ट्रस्टी बहुत ज़रूरी होता है अपॉइंटमेंट करना। द सेवेंथ पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी यानी इनके जो एग्जम्पशन होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डिंग जो होते हैं, यानी 3/4 होनी चाहिए कम से कम। तो जो भी मीटिंग होती है उसके अंदर वोटिंग होगा कि भाई 3/4 डिबेंचर होल्डर एग्री करेंगे तो ही लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी बनेगा। ठीक है। इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, अ कंपनी शाल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर in accordance with the terms and condition of their issue। तो जो भी टर्म्स और कंडीशन में इशू किया गया था आपका डिबेंचर, उसी हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट होना चाहिए डिबेंचर होल्डर को ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलिंग ऑफ पिटिशन बिफोर द ट्रिब्यूनल बाय द डिबेंचर ट्रस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि जितने भी डिबेंचर शेयर जो इशू हुए हैं वो एसेट्स के अगेंस्ट इशू हुए थे, और अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि भाई एसेट्स की कीमत कम है और जो शेयर इशू है ज़्यादा है, तो ये फाइल कर सकते, केस फाइल कर सकते हैं डिबेंचर ट्रस्टी, ताकि वो डिबेंचर होल्डर के जो बेनिफिट्स हैं उनको नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफॉल्ट इन इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। यहाँ पे भी सेम केस है बच्चों। अगर कंपनी के एसेट्स वगैरह कम होते हैं तो डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर ट्रस्टीज केस कर सकते हैं, और केस करने के बाद उनको जो भी उनका पेमेंट है उनको पेमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉल्ट इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो आपने पहले क्या इस केस में पढ़ा कि भाई कोर्ट ने वगैरह जो है इनके ऊपर केस किया था, तो कोर्ट ने इनको एक सज़ा सुनाई थी, भाई इतना रीपेमेंट कर दो। अगर वो कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी वो कंपनी या कंपनी के जो काम करने ऑफिसर्स हैं वो अगर पेमेंट नहीं करते तो उनके अगेंस्ट फिर सीवियर इम्प्रिजमेंट भी लग जाता है, जैसे कि 3 साल की सज़ा है, या तो 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया तक का फाइन भी एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। तो अगर वो कोर्ट केस के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखना चाहिए, इशू ऑफ डिबेंचर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड होता है, उसका क्लियरेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रोसीजर टू बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। या ट्रस्ट डीड वगैरह प्रॉपरली शो करना चाहिए डिबेंचर होल्डर को तो शेयर खरीदने के पहले। तो इतने पॉइंट याद होने चाहिए इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे। फिर इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर अभी मैंने बात की थी, तो इसका थोड़ा लेंथी प्रोसीजर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अ कंपनी शॉल नॉट इशू सिक्योर डिबेंचर अनलेस इट कंपाइल्स विद द फॉलोइंग कंडीशन। तो कंडीशन वो फुलफिल कर देंगे तभी वो सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हैं। प्रोवाइडेड द डेट ऑफ इट रिडम्पशन शॉल नॉट एक्सीड 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी आज से 10 साल के आगे नहीं जा सकते आप। 10 साल से कम है तो आप सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हो, क्या रिडम्पशन का डेट। फिर फॉलोइंग कंपनी में इशू सिक्योर डिबेंचर फॉर पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर, 10 साल से ऊपर एक्सीड करना है बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। क्या है वो? पहला कंडीशन याद रखें 10 साल ही है आपके लिए, 10 साल से ज़्यादा और जाना है आपको, 11 साल 20 साल 30 साल तक, उसका लिमिट है भी 30 साल तक। तो 10 साल के अंदर है तो कंडीशन 1 है। 10 साल से 30 साल के बीच में तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कंपनीज एंगेज इन सेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है कंपनी तो ही इशू कर सकती है वो। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी में है तो इशू कर सकते हैं वो 10 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
तो अगर ये तीन कंडीशन है तो फिर 10 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम इशू कर सकते हैं। तीनों कंडीशन नहीं है तो 10 साल से कम ही आपको प्रोसेस इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर कर सकते हैं। तो कंडीशन याद रखें, सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए 10 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है तो ये तीन कंपनी होगी तो ही आप इशू कर सकते हैं। क्रिएशन चार्ज ऑन प्रॉपर्टीज और एसेट्स, द कंपनी शाल अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर। तो अगर ये 3 पॉइंट है तो आप सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और टर्म्स ऑफ इशू, क्या टर्म्स होंगे, कंडीशन क्या होगी। देयर आर नो लीगल टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर में बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। डिबेंचर ऑफ रिडेम्पशन, डिबेंचर में बी रीपेड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इशू ऑफ फॉर कैश, डिबेंचर में बी इशूड फॉर कैश। डिबेंचर में भी इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ठीक है, इशू भी आप कर सकते हैं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे। रिडम्पशन भी पार, प्रीमियम, डिस्काउंट है। कभी कभी कैश के लिए इशू होता है, उसमें भी पार, प्रीमियम, डिस्काउंट है। फिर कभी कभी नॉन कैश के लिए होता है। डिबेंचर में भी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी मशीन के लिए, जैसा अभी हमने बात किया था मॉर्गेज ऑफ फिक्स एसेट, तो उसमें भी कंडीशन वही है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी गिरवी वगैरह रखना है। लोन फ्रॉम बैंक इज नॉर्मली सिक्योर्ड अगेंस्ट द फिक्स ऑफ करंट एसेट ऑफ द कंपनी, या गिरवी रख रहे हैं हम लोग बैंक के पास। एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिबेंचर इशूड फॉर कैश एट पार, रिडम्पशन एट पार। देखो हम इशू कर रहे हैं कैश के लिए पार पे, और रिडीम भी पार पे होगा, यानी 100 का इशू और 100 पे रिडम्पशन। तो जनरली क्या बनेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। फिर डिबेंचर इशूड फॉर कैश प्रीमियम, यहाँ इशू प्रीमियम पे हो रहा है और रिडम्पशन पार पे हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री थोड़ा बढ़ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम आए तो आप हमेशा याद रखें क्रेडिट करना आपको, ये आपका रिजर्व सरप्लस है। डिबेंचर इशू फॉर डिस्काउंट, अब यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, रिडम्पशन पार पे है। देखो इशूड प्रीमियम था इनकम, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, अब यह डिस्काउंट है तो नुकसान है, यानी डेबिट में आएगा। तो ये एंट्री में खाली आपको डेबिट एंट्री बढ़ानी है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। परसेंटेज यहाँ पे ब्लैंक रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा, वो परसेंटेज आप लिखना है आपको, 5, 10 जो भी लिखा होगा वो आप लिखेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। अभी देखो यहाँ पे इशू पार पे कर रहे हैं, मगर अब रिडम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है। अभी ये नुकसान है आपके लिए, क्योंकि आपने 100 का इशू किया, अच्छी बात है, मगर जब आप रीपेमेंट करोगे तो 105 पे, 110 पे, यानी ज़्यादा रीपेमेंट करोगे, यानी आपके लिए नुकसान नहीं है। तो इसकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में बहुत बार आती है। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये वो प्रीमियम वाली एंट्री है। मैंने बोला 5 रुपये अगर प्रीमियम है तो वो 5 रुपये वाली एंट्री आएगी। 2% डिबेंचर, 2 प्रीमियम ड्यू ऑन रिडम्पशन डिबेंचर। ये लॉस और प्रीमियम का फिगर हमेशा सेम रहेगा, जब 5 रुपये यहाँ है तो यहाँ 5 रुपये यहाँ पे भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, दो के सभी इंपॉर्टेंट है एंट्री, क्योंकि सब में ये सब एंट्री लगने वाली हमको। इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब यहाँ पे इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, ठीक है, यानी ये ऊपर वाला पार्ट। रिडम्पशन एट प्रीमियम यानी ये नीचे वाला पार्ट, यानी ये एंट्री में अब डिस्काउंट वाली एंट्री भी ऐड करनी है आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, लॉस ऑन इशू डिबेंचर, 2 डिबेंचर, 2 प्रीमियम ड्यू। तो आपको यहाँ डिस्काउंट भी है, प्रीमियम भी है, तो ये एंट्री आ गई तो ध्यान, बहुत जबरदस्त ध्यान देना पड़ेगा आपको। नोट है यहाँ पे, तो नोट पे भी ध्यान दे आप लोग। इफ द डिबेंचर आर टू बी रिडीम्ड एट लमसम, चलो इंस्टॉलमेंट नहीं है, लमसम पे एक साथ रिडीम करेंगे हम लोग। 1 लाख का था, 1 लाख पे डायरेक्ट रिडीम करेंगे। एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड द टोटल अमाउंट ऑफ सच डिस्काउंट इज स्प्रेड इक्वली ओवर द पीरियड ऑफ यूज ऑफ फंड। तो लमसम कर रहे हैं तो डिस्काउंट कैसे स्प्रेड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है बच्चों, ईयरली राइट ऑफ, यानी हर साल आप राइट ऑफ करेंगे टोटल डिस्काउंट अपॉन टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स। इफ डिबेंचर आर टू बी रिडीम इन इंस्टॉलमेंट द टोटल अमाउंट ऑफ सच डिस्काउंट रिटर्न ऑफ इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ फंड यूज्ड। देखो रिडम्पशन लमसम था तो आपको ईयरली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि एक साथ लमसम बहुत अच्छी बात है, मगर आपको इनिशियली तो पहला थोड़ा थोड़ा पैसा
अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करके ही आप पेमेंट करोगे, तो उसका फॉर्मूला ये। और अगर इंस्टॉलमेंट में आप रिडीम करने वाले, जैसे आपने बोला 1 लाख लिया था हमने, तो 1 लाख रिडीम करेंगे, तो 1 लाख रिडीम करेंगे, हर साल हम आपको 10-10 हज़ार रुपया देंगे, तो ये इंस्टॉलमेंट फॉर्म हो गया। तो ये केस में फिर आपको ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जो फिगर है वो आप फिगर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला भी लगेगा कभी कभी, तो इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नल एंट्री, लिख के रखें, याद करें इसको। प्रीमियम ऑन इशू और रिडम्पशन ऑफ बेसिस कैपिटल प्रॉफिट और लॉस। अगर इशू है प्रीमियम पे तो प्रॉफिट है, और प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो लॉस है। पैसा ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट, और पैसा ज़्यादा जा रहा है तो लॉस। नेचर, प्रीमियम ऑन इशू को हम रिजर्व मानते हैं और प्रीमियम रिडम्पशन को हम लाइबिलिटी मानते हैं। ये बैलेंस शीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसको आपको बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ डालना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रीमियम ऑन इशू सिक्योरिटी प्रीमियम यानी रिजर्व एंड सरप्लस, और लाइबिलिटी रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी के हेडिंग में आता है। इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश, प्रीमियम इशू में ऑब्वियसली पैसा आ रहा है इनफ्लो, और प्रीमियम रिडम्पशन में आपको पैसा जाने वाला है नहीं आउटफ्लो। हाउ शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे दिखा था ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका। लाइबिलिटी साइड अंडर द मेन हेड डिबेंचर होल्डर फंड यानी बोरोड फंड जो है हमारा वो, एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस मैं अभी बोला था आपको वो। और लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी साइड अंडर द मेन हेड ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी एंड सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये प्रीमियम रिडम्पशन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये प्रीमियम इशू आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। बैलेंस शीट में आते ही आपको मैक्सिमम सम में बैलेंस शीट पूछी है, तो ये बाइफिकेशन आपको बताना है, कौन से हेडिंग में बताना वो इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये लास्ट पार्ट है हमारा थियरी का आज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नल एंट्री इसकी, तो इसकी जर्नल एंट्री पहले सीख लेते हैं। चार्ज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स परसेंटेज। ठीक है, फिक्स यहाँ पे परसेंटेज फ्लक्चुएट नहीं होता है, लाइक इशू ऑफ शेयर डिविडेंड वगैरह होता तो वो फ्लक्चुएट हो सकता है, मगर डिबेंचर में परसेंटेज जो है वो फिक्स रहेगा। As a debenture is a debt, so it is obligated to pay interest on debt. तो कंपलसरी है डिबेंचर क्योंकि लोन है आपके लिए। Whether company earn profit or not in compulsory to pay interest on debenture, कंपनी मुनाफे में हो या लॉस में हो, आपको उसका इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट देना जरूरी है। परसेंटेज ऑन फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, जो परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज नॉर्मली पेएबल हाफ ईयरली एंड it is normally calculated the fixed percentage of the nominal value of debenture issued, not on the issue price। ठीक है, जो issued है उस पर आप कैलकुलेट करोगे, और ये हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, इसका इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने के लिए होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कंपनी इज लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर before the actual payment made to the debentures holder and to deposit it with the government. The balance amount after deduction of income tax is actually payable to the debenture holder. This is known as deduction of tax at source. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है TDS का। TDS सिंपल वे में याद रखें, आपको इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है। जैसे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 50,000 आया, और 50,000 पे फिर आपको TDS दिया रहेगा परसेंटेज में 10%, 5%। तो अगर 10% है तो 50,000 10% 5,000। और वो TDS क्या करना है आपको, इस इंटरेस्ट से यानी 50,000 से 5,000 कट करना है, तो इट विल बी 45,000, और 45,000 ही डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा। अब वो जो 5,000 कट हुआ है वो आप गवर्नमेंट को पेड करते हो डायरेक्टली, यहाँ पे लिखा है देखो। तो वी आर गोइंग टू पे टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एज अ कंपनी। आप ऑन द बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करना है TDS। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। TDS की जनरली भी देख लेते एक बार। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू TDS, ठीक है। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट जो होगा वो टोटल इंटरेस्ट मैंने अभी कितना बताया था 50,000, TDS 5,000, तो डिबेंचर होल्डर 45,000 मिलेगा, माइनस करके बताना आपको। ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अभी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग,
डिबेंचर होल्डर टू, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, यानी आपको ये जो फिगर 45 वही शो करना है यहाँ पे। ऑन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट, अब जो 5,000 हमने कट किया था वो पेमेंट कर दें इनकम टैक्स को, तो TDS टू बैंक अकाउंट। ऑन ट्रांसफर डिबेंचर इनटू टू PNL, अभी पूरा होने के बाद साल के एंड में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट वगैरह है उसको ट्रांसफर करना है PNL अकाउंट, कंपलसरी है तो PNL अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो TDS और इंटरेस्ट की एंट्री आएगी तो आपको ये पास करनी है। नोट देख लेते हैं। अनटिल एंड अनलेस TDS पेएबल इज डिपॉजिटेड बाय द कंपनी विद द गवर्नमेंट, it will be treated as a liability and shown as a current liability in liability side of the balance sheet। अब ये बैलेंस शीट में आपको बोला, हमेशा आपको बैलेंस शीट पूछने वाला है यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में ये रिस्पेक्टिव एंट्री कहाँ जाएंगी उसको याद रखना। तो उन्होंने क्या किया, until unless TDS payable is deposited by the government with the government, it will be treated as a liability and shown as a current liability in liability side of the balance sheet। तो current liability है आपका TDS, ठीक है, जब तक कि पेड नहीं हो रहा। बिफोर ट्रांसफरिंग डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ PNL एट द एंड ऑफ द पीरियड हैज टू बी प्रोवाइडेड, इफ नॉट द सेम हैज टू बी एडजस्टेड। तो ये तो करेंगे, इशू नहीं है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि TDS को कहाँ लेके जाना आपको, करंट लाइबिलिटी में। तो आज के थियरी पार्ट हमने मुकम्मल किया बच्चों। जनरेंटी 2-3 थी, उसको याद रखें। थियरी थोड़ा बहुत है, उसको याद रखें। जनरेंटी के साथ हम सम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सम के साथ स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching the video. God bless you.